हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, लिंकेज मैपिंग। यानी कि आपने प्रीवियस लेक्चर पर लिंकेज पर काफ़ी कुछ पढ़ा है और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि लिंकेज एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट कोई दो जीन कुछ इस तरीके का फिजिकल एसोसिएशन रखते हैं कि उनके बीच डिस्टेंस काफ़ी कम होने की वजह से F2 जनरेशन में हमें पैरेंटल फिनोटाइप की प्रोजेनीज ज़्यादा देखने को मिलती हैं और रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप की प्रोजेनीज का जो हमें परसेंटेज मिलता है वो बहुत कम। तो आज मैं आपको क्या नया सिखाने वाला हूं, तो मैं आपको बता दूं कि आज हम दो तीन इंपॉर्टेंट टास्क पर डिस्कशन करने वाले हैं। नंबर 1, मैं आपको बताऊंगा कि लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन और रिकॉम्बिनेशन, इन सब के बीच में आखिर क्या संबंध होते हैं, क्या रिलेशनशिप होते हैं। मैं आपको आज के लेक्चर में यह भी बताने वाला हूं कि नीट एग्जाम में लिंकेज मैपिंग या जीन मैपिंग पर से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं उनके दो इंपॉर्टेंट पैटर्न क्या होते हैं। आपको आज के लेक्चर में वो दो इंपॉर्टेंट पैटर्न समझाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ये मालूम है कि किन्हीं दो जीन के बीच में रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज वैल्यू क्या है या परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन कितना है, तो आप उन दो जीन के बीच के डिस्टेंस को बिल्कुल निकाल सकते हैं। या फिर अगर आपको किन्हीं भी तीन जीन्स में से हर दो जीन्स के बीच का परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन अगर पता है तो आप उनके सीक्वेंस को भी एक क्रोमोसोम पर बता सकते हैं कि पहले कौन सा जीन आएगा, बीच में कौन सा जीन आएगा और लास्ट में कौन सा जीन आएगा। तो रिलैक्स होकर आपको आखिरी तक इस लेक्चर को सुनना है, ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं सबसे पहले आपको आज के इस लेक्चर में जो बता रहा हूँ वो कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पर आधारित हैं, बेस्ड हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि दो जीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है रिकॉम्बिनेशन के। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करना है और आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये बात बिल्कुल सच है। देखिए, अगर दो जीन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आप सभी जानते हैं कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान उन दो जीन्स के आपस में सैग्रीगेट होने के चांस क्या होंगे, बढ़ेंगे। और अगर दो जीन्स का सैग्रीगेशन प्रॉपरली होगा ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर तो आपको पैरेंटल और रिकॉम्बिनेंट गैमेट इक्वल अमाउंट में मिलेंगे और इस वजह से आपको F2 जनरेशन में पैरेंटल और रिकॉम्बिनेंट जो प्रोजेनीज हैं वो आपको उसी रेशियो में मिलेंगे जो मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आप देखते हैं, यानी कि 10:6। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये कि किसी भी दो जीन के बीच स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, यानी किन्हीं भी दो जीन के बीच की जो लिंकेज की स्ट्रेंथ होगी, शक्ति होगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी क्रॉसिंग ओवर या जीन एक्सचेंजिंग के। तो ये भी बहुत सिंपल है, यहां आपको केवल ऐसे समझने की कोशिश करना है कि अगर दो जीन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, और क्रॉसिंग ओवर अगर ज्यादा हो रहा है तो लिंकेज वहां पर क्या होगा, कम, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बढ़ेगी जब क्रॉसिंग ओवर कम होगा, या लिंकेज ऑफ स्ट्रेंथ कम होगी तब जब क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा। तो यहां पर आप जानते हैं क्रॉसिंग ओवर हमेशा ज्यादा कब होगा, जबकि दो जीन के बीच के डिस्टेंस प्रॉपर होगा या दो जीन के बीच का डिस्टेंस प्रॉपर या ज्यादा होगा। तो यहां पर हम सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर या जीन एक्सचेंज। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। तो बहुत सिंपल है, अगर दो जीन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज कम है, और अगर दो जीन के बीच का डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज्यादा है, क्योंकि लिंकेज को हम डिफाइन ही इस तरीके से करते हैं कि ये एक क्रोमोसोम पर दो जीन के बीच का एक ऐसा फिजिकल एसोसिएशन है जिसमें दो जीन एक दूसरे के साथ बहुत पास लोकलाइज्ड होते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बढ़ेगी अगर जीन के बीच का डिस्टेंस कम होगा, और अगर जीन के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो लिंकेज जो है वो कम होने लगेगा। तो आई होप कि आपने इन तीनों इक्वेशंस को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब NCERT से जब हम लिंकेज और कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं तो एक आखिरी पैराग्राफ आपके सामने मैं रख रहा हूं, वहां यह लिखा हुआ है कि जिस तरीके से हम लोगों ने ये तीन इक्वेशंस को स्टडी किया उसी तरीके से T.H. मॉर्गन के एक बहुत खास स्टूडेंट जिनका नाम था अल्फ्रेड स्टुर्टवॉन्ट, तो अल्फ्रेड स्टुर्टवॉन्ट जो कि स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन थे, इन लोगों ने बहुत सारे क्रोमोसोमल मैप को बनाया जो बेस्ड थे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। यानी कि बहुत सिंपल कर देता हूं मैं अगर आपसे एक सीधे से तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये मान लीजिए एक क्रोमोसोम है जिस पर ये ए जीन है,
जिस पर ये बी जीन है और जिस पर ये सी जीन है। अगर आप मान लीजिए ए और बी जीन को लेकर एक डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं और F2 जनरेशन में आपको जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है वो मान लीजिए 17% है। ए और बी के बीच में रिकॉम्बिनेशन आपको मान लीजिए कितना देखने को मिल रहा है, 17% देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 17 cm या 17 mu या 17 LMU। देखिए ये cm, mu या LMU ये सब इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं। आप इतना बस समझ लीजिए कि दो जीन के बीच अगर आपको कभी भी डिस्टेंस मेजर करना है, मालूम करना है, तो अल्फ्रेड स्टुटवॉन्ट की जो मेथड है वो कोई एग्जैक्ट मेथड तो नहीं है। ये एक ऐसी मेथड है कि आपको अगर दो चीज़ों के बीच कंपैरेटिव बताना है कि मान लीजिए ए और बी के बीच का डिस्टेंस इतना है, अब इतना मतलब कितना ये आपको नहीं पता, इतना है, और आप बोल रहे हैं कि बी और सी के बीच का डिस्टेंस इतना है। तो देखिए ए और बी के बीच का डिस्टेंस इतना है, बी और सी के बीच का डिस्टेंस इतना है, तो मैं ये तो नहीं समझ पाया कि ए और बी के बीच कितने सेंटीमीटर है या बी और सी के बीच कितने सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन मैं इतना जरूर समझ गया इससे और इससे कि ए और बी के बीच का कम है और बी और सी के बीच का ज्यादा है। एग्जैक्टली अल्फ्रेड स्टुटवॉन्ट जो कि मॉर्गन के स्टूडेंट थे, उन्होंने बताया कि जब परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो दो जीन के बीच का डिस्टेंस भी क्या करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि दो जीन जब ज्यादा दूर होंगे तभी उनके बीच रिकॉम्बिनेशन बढ़ने के चांस बनेंगे। अदरवाइज अगर दो जीन पास पास होंगे तो फिर रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी आपको F2 में कम मिलेंगी और वो दो जीन फिजिकल एसोसिएशन शो करेंगे, यानी कि उनके बीच में लिंकेज होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आप बस इतना याद रखिए कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में ये पता कर लेते हैं कि दो जीन जो हैं उनके बीच में परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन कितना है, यानी कि आपको F2 में कितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी ऑब्टेन हो रही हैं, अगर आप इतना सा मालूम कर लेते हैं तो आप वही एग्जैक्ट वैल्यू को, जैसे कि मैंने बोला ए और बी के बीच में जब मैं एक डाई हाइब्रिड क्रॉस करता हूं तो F2 जनरेशन में मुझे 17% रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी देखने को मिलती हैं। तो मैंने 17 के आगे क्या लिख दिया, CM का फुल फॉर्म क्या होगा, सेंटीमॉर्गन। ये सब यूनिट हैं, हाइपोथेटिकल यूनिट्स हैं जो आप समझ सकते हैं कि सेंटीमॉर्गन मतलब ये एक इकाई है जो ये रिप्रेजेंट करती है कि दो जीन के बीच का डिस्टेंस जो है वो 17 सेंटीमॉर्गन है। और 17 MU में लिख रहा हूं तो MU भी यहां पर सेम चीज है, यानी कि मैप यूनिट्स रिप्रेजेंट करते हैं अपन। और यहां पर LMU का मतलब क्या है, तो इसको आप लिख सकते हैं लिंकेज मैप यूनिट। तो देखिए कभी भी आपको क्वेश्चन में कोई भी यूनिट दी जा सकती है। अभी मैं आगे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको कभी भी दो जीन के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना तो आप इनमें से कोई भी यूनिट का यूज कर सकते हैं, CM, MU या LMU, तीनों एक ही चीज है, ज्यादा किसी में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। और आपके क्वेश्चंस में इन तीनों में से किसी भी यूनिट का यूज ऑप्शंस में दिया जा सकता है। तो अल्फ्रेड स्टुटवॉन्ट के अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम जो है वो एक मेजर है किन्हीं भी दो जीन के बीच को डिस्टेंस निकालने का या दो जीन के बीच के डिस्टेंस को डिटरमाइन करने का। और इस तरीके से आप किसी एक क्रोमोसोम पर दो जीन के बीच के डिस्टेंस को मैप कर सकते हैं। आप बहुत सारे जीन्स को लेकर भी क्रोमोसोमल मैप तैयार कर सकते हैं। तो देखिए आगे हमें क्या सीखना है। आगे मैं आपको इतना बताने वाला हूं कि अल्फ्रेड स्टुटवॉन्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप अपने दिमाग पर रख लीजिए, जो मॉर्गन की स्टूडेंट थे और उन्होंने जो क्रोमोसोम मैप या जीन मैपिंग की जो हमें मेथड दी वो एक ऐसी मेथड है जो एग्जैक्टली कोई फिजिकल मेथड नहीं है। इससे केवल आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि कोई भी दो जीन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आज मॉडर्न टाइम में, आज के आधुनिक समय में मैं आपसे अगर बात करूं तो जीन की सीक्वेंसिंग हम लोग करते हैं और इसके लिए हम लोग हमेशा सेंगर मेथड का यूज करते हैं। तो आपकी NCERT में ये लिखा हुआ है कि टुडे जेनेटिक मैप्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम as was done in the case of human genome sequencing project। और इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा जब मैं आपको H यानी कि ह्यूमन, G मतलब कि जीनोम, S मतलब कि P मतलब कि प्रोजेक्ट, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में आपको जरूर बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग आज मॉडर्न टाइम में
जीन के बीच का डिस्टेंस बहुत ही करेक्ट वे में निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन सीक्वेंसिंग। तो अब मैं आपसे बात करता हूं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की जो लिंकेज या जीन मैपिंग पर बेस्ड होते हैं। तो आपको हमेशा ये लगेगा कि आखिर लिंकेज मैपिंग पर या जीन मैपिंग पर कैसे क्वेश्चंस हैं जो नीट में हमसे पूछे जाते हैं। तो पैटर्न नंबर 1 मैं आपको बता देता हूं। पहला पैटर्न जो आपको नीट में देखने को मिल सकता है लिंकेज मैपिंग पर बेस्ड क्वेश्चन का, उसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स बाय यूजिंग पैरेंटल एंड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ F2 जनरेशन और टेस्ट क्रॉस। यानी आपको बता दिया जाएगा कि कोई एक डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, आपको बता दिया जाएगा इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में F1 हमें प्रोजेनी मिलती है और उसकी हम लोग क्या कर देते हैं, सेल्फिंग कर देते हैं, या फिर उसका हम लोग क्या कर देते हैं, रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस यानी कि टेस्ट क्रॉस कर देते हैं और आपको क्या मिल जाएगी, F2 जनरेशन। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो आपको F2 जनरेशन या टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट मिल रहा है उसमें पेरेंटल इतने प्रोजेनीज पैदा हो रहे हैं जो पेरेंटल फिनोटाइप रखते हैं और रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप वाले प्रोजेनीज जो है वो इतने पैदा हो रहे हैं। अब आपको बताना होगा कि उन दो जीन के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो पहला पैटर्न तो बहुत डिफिकल्ट है पर बहुत इजी भी है जो आपको मैं समझाऊंगा। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनीज की आपको फ्रीक्वेंसी दी जाती है, आपको परसेंटेज में रिकॉम्बिनेशन कैलकुलेट करना होता है और आपको बड़े आसानी से बता देना होता है कि दो जीन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। दूसरा पैटर्न जो नीट में ज्यादातर पूछा जाता है वो ये है कि इसमें आपसे पूछा जाएगा टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ ऑल 3 जीन। आपको 3 जीन दे दिए जाएंगे लाइक ABC, बोला जाएगा एक क्रोमोसोम पर 3 जीन प्रेजेंट हैं ABC, और आपको बता दिया जाएगा कि A और B के बीच का रिकॉम्बिनेशन इतना है, B और C के बीच रिकॉम्बिनेशन इतना है, A और C के बीच रिकॉम्बिनेशन इतना है। अब आप बताइए कि तीनों जीन का सही सीक्वेंस या ऑर्डर ऑफ जीन क्या होगा। तो सही क्रम आपको बताना होगा कौन सा जीन किस जीन के बाद क्रोमोसोम पर लोकलाइज्ड होगा। ये 2 ही पैटर्न हैं जो नीट में आपसे पूछे जाएंगे, तीसरा कोई पैटर्न आपसे नीट में नहीं पूछा जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करता हूं पहले पैटर्न को लेकर। तो पहले पैटर्न पर जो क्वेश्चन आते हैं वो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। यहां पर आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा कि आखिर हम कैसे पता लगा सकते हैं पैटर्न 1 पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे होते हैं और उनके आंसर हमें कैसे निकालना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट, कोई एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है और उस एक्सपेरिमेंट में इंडिविजुअल होमोजाइगस है फॉर AB जीन। तो मैंने सबसे पहले यहां पर क्या कर लिया कि एक AB जीन के लिए होमोजाइगस इंडिविजुअल को ले लिया और फिर आपसे बोला जा रहा है कि इसकी क्रॉसिंग की जा रही है विद वाइल्ड टाइप। तो वाइल्ड टाइप को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं A+, B+, तो हम लोग देख चुके हैं लिंकेज में हमेशा अगर मैं किसी स्मॉल अल्फाबेट को यूज करके उस पर प्लस लगा रहा हूं तो उसको मैं डोमिनेंट ही रिप्रेजेंट मानूंगा या डोमिनेंट ही समझूंगा। जैसे कि 2 तरीके होते हैं, आप किसी अलील को कैपिटल में यानी कि कैपिटल लेटर में लिखकर उसको डोमिनेंट दिखा सकते हैं, या अगर आप उसको स्मॉल में लिखकर प्लस लगा रहे हैं तो भी वो क्या माना जाएगा, डोमिनेंट। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये एक रेसेसिव पेरेंट है और ये एक डोमिनेंट पेरेंट है। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एक होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर AB जीन का क्रॉस आप वाइल्ड टाइप से कर देते हैं और अब F1 जो आपको मिलेगा वो हाइब्रिड मिलेगा, यानी कि स्वाभाविक है यहां पर F1 कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा A+A, B+B, और फिर आपको F1 जो मिल रहा है ये क्या है, F1। आपको F1 का टेस्ट क्रॉस कर देना है, यानी कि स्मॉल b रेसेसिव पेरेंट से इसका क्या करा देना है, क्रॉस। और जब आप ये क्रॉस करेंगे तो आपको जो प्रोजेनीज मिलेंगी उनको आपको इस क्वेश्चन में यहां पर दिखाया जा रहा है। तो बताया जा रहा है आपको ये 4 डिफरेंट फिनोटाइप और 4 डिफरेंट जीनोटाइप की जो प्रोजेनीज मिलेंगी उसमें से A+A, B+B यानी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ कैरेक्टर आपको कितनी मिल रही है, 8096। ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद होमोजाइगस रेसेसिव जीनोटाइप की यानी कि रेसेसिव फॉर बोथ कैरेक्टर आपको जो प्रोजेनीज मिल रही है दे आर 880, ये भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद स्मॉल a B+B यानी कि पहले कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस रेसेसिव और दूसरे कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगोसली डोमिनेंट जैसे फिनोटाइप की जो प्रोजेनीज आपको मिल रही है टोटल वो है 108। और 4th नंबर पर A+A b यानी कि आपको
यहां पर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फॉर फर्स्ट कैरेक्टर एंड होमोजाइगस रेसेसिव फॉर सेकंड कैरेक्टर की जो प्रोजेनीज मिल रही है टोटल वो है 116। तो टोटल आपको कितनी प्रोजेनीज मिल रही हैं टेस्ट क्रॉस करने पर? तो यहां पर हम इनको जब टोटल करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2000। हमें टोटल 2000 यहां पर क्या मिल रही हैं प्रोजेनीज। अब आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है? आपको क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक F1 हेट्रोजाइगस का आप टेस्ट क्रॉस करते हैं तो F2 जनरेशन में आपको 4 डिफरेंट फिनोटाइप की जो प्रोजेनीज हैं वो इस नंबर्स की मिल रही हैं। अब आपको ये छांटना होगा, आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि इसमें से पेरेंटल फिनोटाइप वाली प्रोजेनीज कौन सी हैं और रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप वाली प्रोजेनीज कौन सी हैं। तो देखिए पेरेंट हमारा क्या था, या तो दोनों कैरेक्टर के लिए रेसेसिव या दोनों कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट। तो ऐसे कौन से यहां पर प्रोजेनीज हैं जो दोनों कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट हैं या दोनों कैरेक्टर के लिए रेसेसिव हैं? तो यहां पहले नंबर पर जो दिया गया है और दूसरे नंबर पर जो दिया गया है, ये वाली प्रोजेनी दोनों कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट है और ये दोनों के लिए रेसेसिव है। तो इनको मैं क्या मान रहा हूं यहां पर पेरेंटल। तो यहां पर आपको टोटल पेरेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी मिल रही है? तो मैं कहूंगा 896 प्लस 880। इनको मैं टोटल कर देता हूं तो आंसर आएगा आपका 1776। अब मैं बोलूंगा यहां पर आपको रिकॉम्बिनेंट कितनी मिल रही है? तो आप देखेंगे 108 प्लस 116, इनको मैं टोटल कर दूंगा तो आपको आंसर आएगा 224। और आप क्रॉस चेक करने के लिए इन दोनों को टोटल करेंगे तो अगेन आपको आंसर क्या मिलेगा? 2000। तो अब मैं यहां पर क्वेश्चन में जो भी दिया गया है वो आपको बता चुका हूं। आपने ये भी देख लिया कि इस क्वेश्चन में पेरेंटल प्रोजेनीज कौन सी है, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनीज कौन सी है। अब आपको केवल क्या निकालना है कि दो जीन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। आपको इस क्वेश्चन में अब ये मालूम करना है कि ए और बी जीन के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या होगा। ये आपको अब क्वेश्चन में क्या करना है, मालूम करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आपको टोटल पेरेंटल प्रोजेनीज कितनी मिल रही हैं, तो आप देखेंगे यहां पर 896 प्लस 880, टोटल कितना आया हमारा 1776। आपको रिकॉम्बिनेंट कितनी मिल रही हैं? तो आप यहां पर लिखेंगे 108 प्लस 116, इनका टोटल कितना हो रहा है? तो इनका टोटल हो रहा है 224। अब टोटल प्रोजेनीज कितनी है जो टेस्ट क्रॉस से प्रोड्यूस हो रही हैं? तो आपका आंसर होगा 2000। तो सिंपल है, जब भी आपको यह निकालना हो कि परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन कितना हो रहा है आपको, क्योंकि यहां पर क्या निकालना पड़ेगा? परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि जो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन की वैल्यू आएगी वही एग्जैक्टली आप CM, MU या LMU यूनिट में लिखकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये A और B जीन के बीच का क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला आप हमेशा दिमाग में रखिए। आप किसी भी परसेंटेज को निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्वांटिटी इंटू 100 अपॉन टोटल होता है, पर यहां पर हमें परसेंटेज किसका निकालना है? रिकॉम्बिनेशन का। तो क्वांटिटी में क्या आ जाएगा? रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनीज। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनीज आपको जितनी भी मिल रही हैं उनको आप क्वांटिटी की जगह लिख लेंगे, इंटू 100 कर देंगे और नीचे लिख देंगे टोटल प्रोजेनीज। तो ये एक फॉर्मूला मैंने बना दिया परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन का। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल इसमें वैल्यू पुट कर देना है। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनीज हमें कितनी मिल रही हैं? 224 इंटू 100 अपॉन टोटल कितनी है आपके पास? 2000। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बहुत सिंपल है, यहां 2 जीरो से मैंने 2 जीरो उड़ा दिए। अब मैं सिंपल तरीके से लिख सकता हूं 224 अपॉन 20, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपको आंसर मिलेगा 11.2। और 11.2 के आगे मैं MU लिख सकता हूं, यानी कि मॉर्गन मैप यूनिट, या मैं चाहूं तो 11.2 के आगे CM लिख सकता हूं, यानी कि सेंटी मॉर्गन। ये डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन में क्या यूनिट दी गई है। या मैं 11.2 के आगे लिख सकता हूं LMU, यानी कि लिंकेज मैप यूनिट। तो ये आपका क्या होगा एग्जैक्टली आंसर। तो आपने बड़े आसानी से दो जीन के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर। तो ये कंसेप्ट मुझे लगता है आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अब दूसरा पैटर्न क्या होता है मैं आपसे डिस्कस करता हूं।
दूसरे पैटर्न में जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं कुछ इस तरीके से कि परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी इज 9%। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि ए और बी जीन के बीच में 9% रिकॉम्बिनेशन है। ऑलरेडी आपको रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज दिया जा रहा है, ए और बी के बीच का कितना है 9, तो ए और बी के बीच का रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज आपको दिया जा रहा है 9%। फिर आपको बताया जा रहा है ए और सी के बीच का रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज कितना है 17, तो ए और सी के बीच का रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज क्या है 17। और फिर आपको बताया जा रहा है सी और बी और सी के बीच का रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज जो है वो है 26। ठीक है ना, तो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज ही क्या होता है डिस्टेंस। तो मैं इसको 9 क्या लिख सकता हूं मैप यूनिट, इसको मैं लिख सकता हूं 17 मैप यूनिट, और इसको मैं लिख सकता हूं 26 मैप यूनिट। बात एक ही है। अब मैं एक क्रोमोसोम को हाइपोथेटिकली ले लेता हूं। अब मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, तो मैंने एक क्रोमोसोम को ले लिया, ये मान लीजिए कोई एक क्रोमोसोम है, और मैं क्या करूंगा कि जिन दो जीन के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, आप देखेंगे सबसे ज्यादा किन दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस है, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस है बी और सी के बीच का, क्योंकि तीनों जीन एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं। तो आपको तीन जीन का सही ऑर्डर या सीक्वेंस मालूम करना है, अरेंजमेंट ऑफ जीन मालूम करना है। तो आप देख लें कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस वाले दो जीन कौन से हैं, तो मैंने देखा सबसे ज्यादा डिस्टेंस है बी और सी के बीच में। तो मैं हाइपोथेटिकली एक क्रोमोसोम बनाऊंगा और उसमें सबसे पहले जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस रखने वाले दो जीन हैं उनको मैं दोनों को एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूरी पर ले लूंगा, यानी मैंने बी को ले लिया और सी को ले लिया। तो बी और सी को मैंने सबसे पहले ले लिया और इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, तो आप देखेंगे इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 26 मैप यूनिट। अब आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि टोटल जीन आपके पास 3 है, तो जो बच रहा है आप उस जीन को बीच में कहीं भी रख दीजिए। तो बच कौन रहा है, ए बच रहा है, तो मैंने बीच में कहीं भी किसको रख दिया, ए को। तो आप अब बड़े सिंपल तरीके से इस कंसेप्ट को क्रॉस चेक कर सकते हैं, जैसे कि बी और ए के बीच के डिस्टेंस को कितना दिया गया है क्वेश्चन में, तो बी और ए या ए और बी के बीच के डिस्टेंस को दिया गया है 9%, जिसको मैं 9 मैप यूनिट लिख सकता हूं। ठीक है ना, ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है, तो यहां दिया गया है 17 मैप यूनिट। तो अब आप क्रॉस चेक कर लीजिए, अगर मैं बी और ए के बीच के डिस्टेंस जो 9 मैप यूनिट है और ए और सी के बीच के डिस्टेंस जो कि 17 मैप यूनिट है, इनको टोटल कर दूं तो इनका सम टोटल उतना ही आएगा जितना कि बी और सी के बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया गया, यानी कि 26। तो देखिए 9 + 17 इज इक्वल 26। तो यहां पर अब हम एकदम इंश्योर हो चुके हैं कि जो 3 जीन्स है उनका ऑर्डर क्रोमोसोम पर क्या होगा। उनका ऑर्डर या तो हो सकता है बी ए सी, या हम अगर पीछे से आगे की तरफ जाएं, बैकवर्ड से पीछे से मतलब कि बैकवर्ड से आगे की तरफ जाएं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सी ए बी। इनमें से कोई एक आपके पास ऑप्शन में होना चाहिए, तो बी ए सी या सी ए बी। तो आप देखेंगे बी ए सी ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ए सी। ठीक है ना, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, बस आपको यह देखना है कि 3 जीन्स हैं, किन्हीं भी दो के बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया जा रहा है सेपरेटली। आप देख लीजिए सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर 2 जीन है, उनको रख लीजिए क्रोमोसोम पर, और जो बच रहा है उसको बीच में डाल दीजिए और सीक्वेंस बना दीजिए, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व। तो आई होप कि आपने लिंकेज मैपिंग में जो भी इंफॉर्मेशन आपके नीट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी वो मैंने आपको बता दी है, और आपने ये चीजें नोट कर ली होंगी, समझ ली होंगी। तो अगले लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा आने वाले आगे के टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।